हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 है BLS 01 का। राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत, यूके और यूएसए के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्य। नेशनल लाइब्रेरी पढ़ने जा रहे हैं। नेशनल लाइब्रेरी है इंडिया की, यूके की, यूएसए की। उसके फंक्शन है, क्या उनके कार्य दिए गए हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आने वाले एग्जाम है लाइब्रेरी के, उनके लिए भी। और डीएलआईएस के साथ साथ जो बीएलआईएस का कोर्स कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हो आप लाइब्रेरी से रिलेटेड, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेशनल लाइब्रेरी का उद्भव कैसे हुआ, कैसे कलकत्ता लाइब्रेरी बनी, कैसे इंपीरियल लाइब्रेरी बनी। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है आपके लिए। तो आप देखते हैं हम इस चैप्टर में इस इकाई के उद्देश्य क्या दिए हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा, प्रादुर्भाव, परिभाषा से अवगत कराया है। परिभाषा बताई गई है, कई लोग ने अपनी अपनी परिभाषा दी है नेशनल लाइब्रेरी की। उनकी विशेषताएं और कार्य बताया गया है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की जानकारी और यूके और यूएसए के साथ साथ राष्ट्रीय पुस्तकालय बताया गया है। कई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूके की लाइब्रेरी का नाम बताइए, यूके की नेशनल लाइब्रेरी और यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी का नाम बताइए, वो कहाँ पर स्थित है और किस सन में बनी है। ये क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा। इसमें भी नहीं देखा है तो इसमें भी हम देख लेंगे। संरचना में दिया गया एब्रेसा प्रवेश, राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिया गया है, प्रादुर्भाव, परिभाषा, मुख्य विशेषताएं, उसके कार्य, ये सब दिए गए हैं। और कार्य में उसके क्या क्या कार्य हैं वो हेडिंग वाइज और विस्तार से आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कलकत्ता लाइब्रेरी, फिर द इम्पीरियल लाइब्रेरी, फिर उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी कैसे बनी, और उसके बाद कौन कौन से लाइब्रेरियन थे आगे, इसके बारे में बताया गया है। तो विषय प्रवेश में आते हैं। इंट्रोडक्शन में सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा के विकास के साथ साथ अनेक प्रकार के पुस्तकालयों का जन्म हुआ। कई टाइप की लाइब्रेरी बनी, कहाँ धीरे धीरे सभ्यता, हमारी संस्कृति और शिक्षा के विकास के साथ साथ ये जो आज आप लाइब्रेरी देख रहे हो, एक आपको जो दिख रही है लाइब्रेरी, वो पहले ऐसी नहीं थी। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। पहले प्राइवेट लाइब्रेरी आई, पहले ज़्यादातर लाइब्रेरी राजाओं महाराजाओं के लिए खुलती थी। आज उसका स्वरूप चेंज हो गया है, वो ओपन एक्सेस हो गई है। पहले क्लोज्ड एक्सेस सिस्टम चलता था। तो पहले निजी, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, तकनीकी, अनुसंधान, विभागीय, संपर्कीय पुस्तकालय आज आप देख रहे हो। उपरोक्त पुस्तकालय में किसी देश के प्रकाशित समस्त पाठ्य सामग्री एकत्रित करना और सुरक्षित करना संभव नहीं है। सभी टाइप की जितनी भी बुक्स हैं वो इन लाइब्रेरी में रखी नहीं जा सकती। चाहे आप प्राइवेट लाइब्रेरी की बात करें, चाहे एकेडमिक लाइब्रेरी, चाहे व्यापारिक लाइब्रेरी, सभी टाइप की बुक्स नहीं रखी जाती। पर नेशनल लाइब्रेरी में सभी टाइप की बुक्स रखना संभव है। अतः प्रत्येक राष्ट्र में एक ऐसे पुस्तकालय की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जिसमें उस राष्ट्र में प्रकाशित समस्त पाठ्य सामग्री को रखा जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सके। सिर्फ रखना नहीं है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको पहुंचाना है, अपना कल्चर बताना है। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी का कार्य एक धरोहर की तरह कार्य करता है। वो रंगनाथन का पुस्तकालय का 5वां नियम है, जो पुस्तकालय विकासशील संस्था है, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उसका विकास होता है। लाइब्रेरी का 2 टाइप से लाइब्रेरी का विकास होता है। एक एडल्ट, पहले चाइल्ड ग्रोथ होता है, फिर एडल्ट ग्रोथ होता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें लाइब्रेरी का विकास में बताया है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी के 5 सूत्र में बताया है कि पहले चाइल्ड ग्रोथ कैसे होता है, फिर एडल्ट ग्रोथ कैसे होता है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा का विकास अधिक पुराना नहीं है, ये अभी अभी की है। ये बहुत ही पुराना नहीं है। तो इसका विकास कैसे हुआ, इसकी अवधारणा का विकास मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में औद्योगिकी के फलस्वरूप इन विकसित देशों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक विकास के प्रभावित होने के कारण ही हुआ है। जो आप राष्ट्रीय पुस्तकालय आज देख रहे हो, उसका पहले प्रादुर्भाव यूरोप की में जो क्रांति आई थी, रिवोल्यूशन आया था, उससे हम रिलेटेड कर सकते हैं। उसके बाद भी साइंस का और टेक्निकल फील्ड का उद्भव हुआ है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा, राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा के सिद्धांत का विकास आज से लगभग 3 शताब्दी पहले पश्चिमी राष्ट्रों के औद्योगिक विकास से हुआ है। यह किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास को प्रकट करता है। वर्तमान समय में इसका विकास केवल आकार में ही नहीं अपितु अनेक प्रकार से हो चुका है। कैसे हुआ है, आजकल बहुत से कुछ राष्ट्रों में तो अपने अपने सब्जेक्ट पे भी राष्ट्रीय पुस्तकालय बने हुए हैं। जैसे
यूएसए में राष्ट्रीय पुस्तकालय मेडिसिन पे भी बना हुआ है, जिसे नेशनल मेडिसिन लाइब्रेरी कहा जाता है, एनएलएम कहा जाता है। एग्रीकल्चर की लाइब्रेरी नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, साइंस की अपनी लाइब्रेरी बनी है, जैसे हमारे यहाँ स्टॉक है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बताया गया पुस्तकालय की अवधारणा के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये पुरानी नहीं है, उतनी पुरानी नहीं है जितना का हमारा सिविलाइजेशन था, ये हाल ही की है। तो सबसे अच्छा इसमें बताया गया है, पहले के टाइम पे हम पेपिरस का यूज़ करते थे, मोम, लकड़ी, मिट्टी की पट्टियाँ। ऐसे टाइम पे हम अपनी चीज़ों को हम अपना एक्सपीरियंस को, हम अपने अनुभव को जो उस समय का मानव था उसमें लिख देते थे, जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं में लिखा हुआ है। तो वैसे ही जितना पहले के टाइम पे लोगों ने किया उस समय पुस्तकालय का स्वरूप आज के पुस्तकालय के स्वरूप से बहुत ही भिन्न था। उस समय जो पुस्तकालय पुस्तक सिर्फ रखी जाती थी, जैसे सुरक्षित रखी जाती थी, उनको यूज़ पे बल नहीं दिया जाता था, आज गॉड पे बल दिया जाता है, उनके यूज़ पे। असीरिया में और बेबीलोनिया में चिकनी मिट्टी का पट्टियों का प्रयोग होता था, मिस्र के पेड्रस का, और ये कई टाइप में बताया गया है कहाँ पर कैसा क्या प्रयोग होता था। फिर चीन में हस्त निर्मित कागज़ का प्रयोग आया, ठीक है? और भारत में कैसे छाल पत्र में ताल पत्र, ये सब इनको आज भी सुरक्षित रखा गया है। जहाँ पर आर्काइव्स होते हैं, अभिलेखागार होते हैं, वहाँ पर ये इस पुराने टाइम में जितने भी हमें ये चीज़ें मिली हैं। अब देखिए पत्थर में अगर कोई चीज़ लिखी गई है, इंस्क्रिप्शन किया गया है पत्थर में अगर, तो पत्थर को तो नहीं लाया जा सकता ना किसी पुस्तकालय में। पर अगर किसी चीज़ों में लिखी गई है, जैसे तालपत्र हैं, सिल्क के कपड़े हैं, ताम्रपट्टिकाएँ, उसमें उसको तो लाया जा सकता है, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है अभिलेखागार में। उन्हें अभिलेखों के उत्पादन में न केवल समय अधिक लगता था, अपितु खर्चीली भी थी। उस समय पुस्तकालयों की स्थापना राजाओं तथा आर्थिक रूप से धनिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा अभिलेखों को सुरक्षित करने में ही किया जाता था। लगभग 105 ईसा पूर्व की बात बताई जा रही है। पुस्तकालय की स्थापना उसके विकास में चीन का बड़ा ही अद्वितीय हाथ है। सर्वप्रथम कागज़ का जब आविष्कार हुआ था, कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था, और उसके बाद ही प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था। 1440 में जोहानसन गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का आविष्कार किया था, जिसमें सर्वप्रथम मोबाइल टाइप्स यूज़ की जाने लगी, जिसमें प्रिंटिंग मशीन का यूज़ किया जाने लगा। वुड पे छपाई भी की जाती थी। कागज़ पर मुद्रण व्यवस्था सुलभ होने के कारण पुस्तकों की रचना और प्रकाशन में एक प्रकार की महान क्रांति आई। क्योंकि जब कोई चीज़ लिमिटेड है तो हम उसका यूज़ फिर लिमिटेड तरह से कर पाएँगे। कुछ ही व्यक्ति जो धनाढ्य हैं वही कर पाएँगे। इसमें क्या था कि सभी के पास कागज़ उपलब्ध होने लगे, धीरे-धीरे उसकी क्रय बढ़ने लगी, पुस्तकों को क्रय करने की प्रवृत्ति भी लोगों में बढ़ने लगी। मुद्रित पुस्तक प्रिंटेड बुक्स आ गई, पुस्तकालयों में भी अनेक प्रकार से परिवर्तन हुआ। पांडुलिपि के रूप में पुस्तकों का स्थान मुद्रित पुस्तक ने ले लिया। पांडुलिपि मतलब हैंड रिटन बुक्स होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट की जगह प्रिंटेड बुक्स आ गई। पुरानी परिपाटी का धीरे-धीरे लोप होने लगा, ठीक है? जैसे चॉक के फॉर्म पे पहले पढ़ाया भी हमें जाता था, तो वो धीरे-धीरे चली गई। हम आज स्कूल में जाता हुआ बच्चा भी पहले चॉक बोर्ड लिखते था, तो वो धीरे-धीरे चला गया टाइम। अब आ गया हमारे यहाँ क्या, पेन, कॉपी। पांडुलिपियों की पुस्तकों का सुरक्षापूर्वक बंद अलमारियों में, बक्सों में रखने की प्रथा कम होने लगी। खुली निदानियाँ, ओपन एक्सेस सिस्टम होने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसे बंद अलमारी में रखा जाता था, क्योंकि उसका बहुत ही लिमिटेड थी, रेयर बुक्स थी और रेयर लोगों के लिए थी। राजा महाराजा जो मिनिस्टर्स में थे, सुपीरियर लोग थे, उनके लिए ही थी, हाई ऑफिसर के लोग। और आज सभी के लिए, कॉमन मैन के लिए भी ओपन एक्सेस लाइब्रेरी इसीलिए खोला गया है। यूरोप के में क्रांति आई, जो कई फिर विद्यालय शिक्षकों की व्यवस्था होने लगी और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी खोजों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन आने लगा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रादुर्भाव, राष्ट्रीय पुस्तकालय कैसे बना, धीरे-धीरे कैसे अपने अस्तित्व में आया। ज्ञान के विस्फोटीकरण के फलस्वरूप साहित्य के प्रकाशन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। पुस्तकालय की सभी प्रकाशित सामग्री को संकलित करना कठिन हो गया। जितनी भी पुस्तकालय में प्रकाशित सामग्री आती हैं, पब्लिश्ड होती हैं, उन्हें संकलित करना इतना टफ हो गया कि सभी कैसे कलेक्शन किया जा सके। पुस्तकालय अपने पाठकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य सामग्री संग्रह करते थे। अपने यूजर्स के नीड के अकॉर्डिंग पुस्तकालय में भी बुक्स रखी जाती थी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र में ऐसे पुस्तकालय की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा कि जिसमें उस राष्ट्र में प्रकाशित उस देश के बारे में अन्य देशों में प्रकाशित समस्त साहित्य का एक स्थान पर उपलब्ध हो सके।
देखो, कोई भी चीज़ का आता है तो उससे पहले उस वो क्यों आया, उसका क्या हमें क्या हमें नीड थी कि वो आया, इस वजह से नेशनल लाइब्रेरी किस वजह से बनी। तो इसी वजह से ये आई क्योंकि उस समय कोई भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी, कोई ऐसी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी नहीं थी कि जहाँ पर हम सारी बुक्स, एक देश के बारे में सारी बुक्स जितनी भी प्रकाशित होती हैं उनमें पहुँच सके। ठीक है। यूरोप की पुनर्जागरण क्रांति के पश्चात ही राष्ट्रीय पुस्तकालय का विकास हुआ। वैज्ञानिक सांस्कृतिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए संबंधित शास्त्रों का विकास आवश्यक है। अतः ऐसे ग्रंथों का संकलन संग्रह के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालयों का विकास हुआ। अगर हम राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्भव की तिथि को देखते हैं तो पाते हैं कि इसकी स्थापना 1350 में पेरिस और फ्रांस के विश्वविद्यालय में हुई थी, परंतु उन्हें वैधानिक रूप से दर्जा नहीं दिया गया। उन्हें उस समय नहीं मिला, 1795 में प्राप्त हुआ। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने उसी वर्ष राज्य की राष्ट्रीय पुस्तकालय को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी गई। ये देखो, ये सारा डेटा जो दिया हुआ है वो यूरोपीय कंट्री का दिया हुआ है कि कैसे वहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का। फिर हमारे यहाँ कैसे 19वीं शताब्दी के निम्नांतिम बिंदु में राष्ट्रीय पुस्तकालय के स्वरूप कई परिवर्तन किए गए। ये सारे परिवर्तन दिए हुए हैं। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा दी है। एल ए ग्रोसरी ने, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा क्या दी है? राष्ट्र द्वारा अनुरक्षित एक पुस्तकालय। राष्ट्र द्वारा अनुरक्षित एक पुस्तकालय, ये परिभाषा अपूर्ण और दोषपूर्ण है क्योंकि एक वर्ड मतलब एक लाइन सेंटेंस ही परिभाषा नहीं कह सकते हो आप, इसलिए कई और परिभाषा दी गई है। रंगनाथन ने भी इसकी कई एक परिभाषा दी है। रंगनाथन की परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार वे पुस्तकालय जिसका दायित्व भावी जनता के उपयोग हेतु देश में लिखित कृतियां और संग्रह संरक्षण या राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय है। दूसरे शब्दों में ये विचारों के संकलन विकेंद्रीकरण का प्रधान है। चैंडलियर ने भी परिभाषा दी है। कोई भी परिभाषा आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। राष्ट्रीय पुस्तकालय की विशेषताएं, ये विशेषताएं हैं कि ये राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। राष्ट्रीय पुस्तकालय का केंद्रीय सरकार द्वारा पब्लिक फंड द्वारा संस्थापित है। ये स्टोरेज इसका बहुत अच्छा है, जो पुस्तकों और कर्मचारियों के संबंध में सदैव बाल विकास व्यवस्था मतलब चाइल्ड ग्रोथ में रहता है, फिर उसके बाद एडल्ट ग्रोथ में बढ़ता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रतिलिपियाकार पुस्तकालय है, कॉपीराइट लाइब्रेरी है। ये किसी भी देश में राष्ट्रीय पुस्तकालय के उस देश में प्रकाशित समस्त पाठ्य सामग्री एकत्रित अनुरक्षित की जाती है। इसका मतलब कॉपीराइट लाइब्रेरी का ये मतलब है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रावधान समूचे राष्ट्र की आवश्यकताओं को संतुष्ट रखने के लिए किया गया है, क्योंकि इसमें देश में जितनी भी प्रकाशित होने वाली पाठ्य सामग्री उसको रखा जाता है। यह पुस्तकालय रिप्रोड्यूस फॉर्म पे भी काम करती है। जो भी रेयर बुक है, जो हैंड रिटन बुक है, उनको रिप्रोडक्शन करती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य करती है। इसका नियोजन ये प्लानिंग भी करती है, क्योंकि ये सबसे मेन लाइब्रेरी होती है, शीर्ष लाइब्रेरी होती है, इसलिए प्लानिंग करती है पहले, और सभी लाइब्रेरी में कोऑर्डिनेशन का भी काम करती है, शीर्ष स्तर पे काम करती है। इसके कार्य बताए गए हैं। कार्य में पहला कार्य करती है संग्रह के विकास में संरक्षण संबंधी कार्य करती है। कलेक्शन बहुत अच्छा करती है अपना, उस देश में प्रकाशित सभी बुक्स को रखती है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट आप एक बार पढ़ लेना। और इसमें संशोधन कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था? 1954 में आया था। 1956 में इसमें संशोधन में न्यूज़पेपर इंक्लूड किया गया था। एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करती है। एक्सटेंशन सर्विस में कई टाइप के, एक्सटेंशन सर्विस का काम ही यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर को अट्रैक्ट करना। Library extension service is an effort to increase the number of users. तो ये यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी का निर्माण करती है। इसकी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी का निर्माण करती है। पाठक सेवाएं प्रदान करती है। समन्वय कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है। प्रयोगशाला संबंधी कार्य करती है। प्रयोगशाला संबंधी कार्य में हम देख लेते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में लगातार वृद्धि के कारण ज्ञान के नए सूक्ष्म विकास आ रहे हैं, मतलब नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं नए नए सब्जेक्ट। ज्ञान के भौतिक माध्यमों में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। नवीनतम ज्ञान के सदुपयोग हेतु पुस्तकालय में उसका व्यवस्थित संगठन विकेंद्रीकरण के प्रबंधन होना आवश्यक है। तो इसके लिए पुस्तकालय की प्रविधियों जैसे वर्गीकरण सूची और कैटलॉग रूल्स और कई डॉक्यूमेंटेशन
प्रविधियाँ, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब बनाने का कार्य यहाँ पर प्रयोगशाला संबंधी कार्य में होता रहता है। अब के.डब्ल्यू. हैम्फीज ने उनके कई कार्य और दिए हुए हैं। राष्ट्र के साहित्य का केंद्रीय संग्रह, विदेशी साहित्य का संग्रह जो हमारे देश पे प्रकाशित हैं, विदेशी साहित्य, उनको भी इंक्लूड करना है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन करता है। अंतर लाइब्रेरी सेवा, इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय वाटगम में सूचना केंद्र, मैन्युस्क्रिप्ट, पुस्तकालय प्रक्रिया, तकनीकी में शोध, ये सारे नेत्रहीनों के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं इसका हिस्ट्री देखते हैं। एक्चुअली इसे हिस्ट्री पहले रखना चाहिए पर इन्होंने हिस्ट्री बाद में रखा है। कोई बात नहीं, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी और आपके अति लघु क्वेश्चन के लिए भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसूची 7 में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक्ट बनाया गया है, यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस घोषित किया गया है। और इसका भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। इसका एक लंबा इतिहास है, लंबा इतिहास हमें पढ़ना जरूरी है। इसके इतिहास को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है जो 1835 से 1903 तक स्टार्ट होता है। इसके इतिहास की कहानी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। पहला सेक्शन में बताया गया है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कैसे बनी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कलकत्ता के जन समुदाय तथा वहाँ के स्थानीय विद्वानों द्वारा 1835 और किसी किसी बुक में 1836 भी दिया है, क्योंकि ये ओपन एक्सेस हुई थी, ओपन खोल दिया गया था सर्वसाधारण के लिए 21 मार्च 1836 को। और 1844 में कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय एक बड़े भवन में हस्तांतरित कर दिया गया था। एक बहुत बड़े भवन में, मेटकॉफ हॉल जिसे कहा जाता है, मेटकॉफ हॉल में हस्तांतरित कर दिया गया था। इस भवन को लॉर्ड मेटकॉफ के सम्मान में बनाया गया था। और यहाँ पर 4675 बुक के साथ में जो एक विलियम कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम थी, तो उसको वहाँ से हटा के 4675 बुक से मेटकॉफ हॉल में हस्तांतरित शिफ्ट कर दिया गया था। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण 1800 में कलकत्ता यूरोपीय समुदाय के लोगों को समर्थन देना बंद कर दिया गया। 1859 में क्या हुआ था कि कुछ चेंजेस हुए थे और फिर सेकंड चरण में 1903 में से 1943 में आता है, द इम्पीरियल लाइब्रेरी बनी। इम्पीरियल लाइब्रेरी वैसे 1891 में बनी थी, पर हुआ क्या था कि लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे उस समय के हमारे यहाँ कलकत्ता में, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर कोलकाता में थे, तो ये ज़्यादातर काम कोलकाता में ही हुआ नेशनल लाइब्रेरी का। तो इम्पीरियल लाइब्रेरी 1891 में थी, उससे कलकत्ता लाइब्रेरी और इम्पीरियल लाइब्रेरी को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने के बाद द न्यू इम्पीरियल लाइब्रेरी बनाई गई। द न्यू इम्पीरियल लाइब्रेरी बनाई गई और इम्पीरियल लाइब्रेरी में मिलने का विचार प्रकट किया गया। ठीक है, उस समय केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही खुली होती थी। सरकारी कर्मचारी का मतलब जो गवर्नमेंट हमारी किसकी चल रही थी, ब्रिटिश थी, तो उस समय उन्हीं के लिए खुली होगी। 30 जनवरी 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा शुभारंभ इम्पीरियल लाइब्रेरी के नाम से किया गया। उन्हीं के नाम से इसका शुभारंभ कर दिया गया और दा भी जोड़ दिया गया, द इम्पीरियल लाइब्रेरी। ब्रिटिश म्यूजियम के संग्रहालय। अब यहाँ पर देखते हैं लाइब्रेरियन कौन थे। फर्स्ट लाइब्रेरी बनाया गया। अच्छा, ये जो फर्स्ट थी हमारी कलकत्ता लाइब्रेरी, वो नॉन गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट नहीं थी, नॉन गवर्नमेंट थी। और यहाँ पर जो इम्पीरियल लाइब्रेरी बनी वो गवर्नमेंट की थी, तो इसमें लाइब्रेरियन बनाया गया। पहला लाइब्रेरियन ब्रिटिश म्यूजियम के सहायक ग्रंथालय थे, जो ये जॉन मैकफार्लेन थे, वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे ब्रिटिश म्यूजियम में। उन्हीं को प्रथम ग्रंथालय निर्वाचित कर दिया गया। फिर इसके बाद इसके बाद सेकेंड लाइब्रेरी बनाया गया हनीनाथ डी। फिर 1911 में इनकी मृत्यु के बाद J.A. चैपमैन ने उस पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। J.A. चैपमैन का टाइम जो था वो अच्छा ग्रोथ था, उस समय अच्छी ग्रोथ हुई थी लाइब्रेरी में। 1928 में J.A. रिची की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया। रिची कमेटी इज फॉर इम्पीरियल लाइब्रेरी। ये उसमें रिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाने का आदेश दिया गया।
थर्ड चरण आता है राष्ट्रीय पुस्तकालय का। राष्ट्रीय पुस्तकालय 1948 में पारित किया गया, अधिनियम पारित किया गया। वहाँ पर इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी बनाने का घोषित करने का उद्देश्य दिया गया। इसी वर्ष पश्चिम बंगाल में तत्कालीन राज्यपाल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने पुस्तकालय को बेल्वेडियर, जो आज भी वहीं पर है, बेल्वेडियर में है, तो बेल्वेडियर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया राष्ट्रीय पुस्तकालय को। और इसी में 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पारित किया गया और 1956 में इसमें संशोधन भी किया गया जिसमें न्यूज़पेपर को इंक्लूड किया गया। तो ये था नेशनल लाइब्रेरी का उद्भव, नेशनल लाइब्रेरी कैसे विकसित हुई। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है सभी दृष्टिकोण से, चाहे आप एमसीक्यू का एग्जाम एमसीक्यू में कोई भी तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरी की कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप BLIS या DLIS का कोर्स कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।